एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल। आपने अभी तक बताया ही नहीं कि वाटर और अमोनिया के साथ साथ और कौन सा मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करना है। प्लीज जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल का देखते हैं। जब हम लोग VSEPR थ्योरी लगाते हैं तो कैसे करते हैं इसका कैलकुलेशन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीशीज प्लस माइनस चार्ज। यहाँ पे चार्ज कोई है नहीं तो डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो जाएगा, 8/2 मतलब 4। तो 4 मतलब क्या हो जाएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है हमारा अमोनिया का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड्स हैं, सिर्फ 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। ठीक है, हमारा sp3 मतलब टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में ऐसे 4 बॉन्ड्स बनते हैं जिसमें से 3 जो है वो हाइड्रोजन से जुड़े हैं और 1 क्या है, लोन पेयर है। तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है हमारे अमोनिया का, इस तरह से पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे ये नाइट्रोजन है और मान के चलिए ये तीनों क्या है, हमारे हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर इसलिए किया है ताकि आप लोगों को पता चले कि 3 हाइड्रोजन है जब हम रोटेशन देखें, बट एक्चुअली में क्या होता है, ये सारे के सारे सेम आइडेंटिकल हाइड्रोजन यूज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन तो सेम ही एटम होते हैं, उनका साइज और प्रॉपर्टी सब कुछ सेम है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा NH3 मॉलिक्यूल। देखिए कैसा है पिरामिडल शेप, अभी अभी हम लोगों ने देखा। अगर ये NH3 आपको मैं ऐसे सामने से दिखाऊं तो ये क्या है, बीच में नाइट्रोजन और साइड में 3 हाइड्रोजन। इसको मैंने इसी तरह से लिखा है, बीच में नाइट्रोजन है और सामने पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है। तो कैसा है ये 3 हाइड्रोजन है और बीच में 1 नाइट्रोजन। इस तरह से 3 हाइड्रोजन और बीच में नाइट्रोजन है। तो जब हम लोग इनको रोटेट करेंगे, ये तीनों वैसे सेम साइज का है ना, तीनों आइडेंटिकल बॉन्ड्स हैं। तो जब हम इनको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये इसके। कब, जब हम इनका 120 डिग्री का रोटेशन करेंगे। अगर 180 की है तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, हमें इस तरह से रोटेशन करना है, ये हाइड्रोजन इसकी जगह ले ले, ये हाइड्रोजन इसकी जगह ले ले और ये हाइड्रोजन इसकी जगह ले ले। तो हम लोग इनको क्या करेंगे, C3। क्यों C3, मैंने बताया था n कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, 120। तो 12 3 36, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, C3, क्योंकि ये जो हर एक एंगल है कितना है, लगभग 120 डिग्री है। ठीक है, तो ये हम लोग इसका रोटेशन कर रहे हैं C3 एक्सिस में। तो HA किसकी जगह आ गया, HC की जगह, HC HB की जगह, HB HA की जगह। ठीक है, तीनों का रोटेशन हो गया। एक बार और हम रोटेशन करेंगे तो HB कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ठीक है, ये हो जाएगा HC और ये हो जाएगा HA। ठीक है, ये वापस से रोटेशन। अब जब इसको तीसरी बार रोटेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, है ना। कैसे, देखो समझते हैं। मान के चलो ये पिंक वाला क्या है, HA है। पहले इसको रोटेशन कराएं तो पिंक वाला कहाँ आ गया, यहाँ। उसके बाद क्या करेंगे, इसको फिर से रोटेशन कराएंगे तो पिंक वाला किधर आ गया, इस प्लेस में। अब जब वापस से एक बार और रोटेशन कराएंगे तो पिंक वाला वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार C3 लग रहा है, तीसरे वाले में ओरिजिनल आ जाएगा, तो थर्ड वाले को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे, प्लेन्स। ठीक है, सिग्मा V वाले प्लेन्स। अब देखो इनको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को बीच से हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, बीच से हाफ में डिवाइड किया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, तो एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ। इस तरह से सिग्मा V किसमें लग रहा था, ये हटा दिया तो क्या बन गया, H2O का मॉलिक्यूल। इसमें भी यही सिग्मा V लग रहा था, बट इधर से नहीं लग रहा था ना सिग्मा V, और किसी डायरेक्शन से। अब जब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ से भी लग सकता है ना। ये दोनों नाइट्रोजन, ये येलो वाले हाइड्रोजन को बीच से कट कर दिया तो ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन। वैसे ही ये ऑरेंज वाले को कट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर, ये वाला हाइड्रोजन इधर, बीच से कट हो जाएगा। मतलब एक बार ऑरेंज, एक बार येलो, एक बार
ग्रुपिंग, तीनों को लेके हम लोग एक एक बार सिग्मा वी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार HA, एक बार HC और एक बार HB को लेके हम लोग सिग्मा वी यूज कर रहे हैं। तो कितने सिग्मा वी हो गए? कितने सिग्मा वी हो गए? 1, 2 और 3, टोटल 3 सिग्मा वी हमारे पास हो गए हैं, है ना। अब पॉइंट ग्रुप कैसे निकालेंगे? E तो सब में रहता है, मैंने आपको बताया। C3 + 3 सिग्मा वी मतलब होता है C3V। अब यहाँ पे कहीं पे सिग्मा H नहीं लगता, क्यों? देखो 90 डिग्री का रोटेशन ऐसे हो रहा है गोल गोल, कौन से? इस एक्सिस में। अब जब नाइट्रोजन को इधर से कट करेंगे ना, तो नीचे तो 3 हाइड्रोजन है इनके, बट ऊपर में तो कुछ भी नहीं है उसके जैसा, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो कैसा आ जाएगा? ऐसे उल्टा अम्ब्रेला टाइप से वो बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग सिर्फ यही 3 सिग्मा वी, आप लोग और ट्राई कर सकते हैं कहाँ से अमोनिया में लगाया जा सकता है, जो भी है सारे पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पे ट्राई करने हैं। जो जितने अच्छे से सारे पॉसिबिलिटीज ट्राई कर पाएगा वो अच्छे से सॉल्यूशन कर पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। जब हम लोग ऑर्डर ऑफ द ग्रुप निकालते हैं तो जो हमारा CN होता है ना, आइडेंटिटी के लिए 1 काउंट करते हैं, CN के लिए n-1 काउंट करते हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या है? C3 है, C3 के लिए कितना होगा? 3 - 1 बराबर 2 एलिमेंट हम लोग काउंट करेंगे। तो एक आइडेंटिटी का, 2 C3 का और 3 तो सिग्मा वी के सामने लगाइए। 1 सिग्मा का 1 काउंट करते हैं, 3 सिग्मा का 3 काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया C3 का, E3 का 1, इसका 2 और इसका 3, 1 + 2 + 3 कितने हो गए? टोटल 6 हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे कोई गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 5 भी ऑप्शन में रहेगा। C3 को गलती से 1 मत लेने में, वरना आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्या? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना। पहले वाले पोर्शन से जनरली सिर्फ पॉइंट ग्रुप आते हैं, सेकंड वाले पोर्शन से हमारे रिड्यूसिबल इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने को आ जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? नाइट्रोजन को देखते हैं। ई में क्या सबसे पहले कैरेक्टर्स देखते हैं। ई में कितना था? आपको बताया था कल ही 3 था। C3 में कितना? एक बार फिर से वापस पीछे पलट के देख लो, 0। और जब भी सिग्मा रहता है वहां पर हमेशा 1 रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड आइटम्स में क्या था? मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए? 4 आइटम। अब जब हम लोग C3 एक्सिस लगा रहे हैं, कहाँ से लगा रहे हैं? इस अमोनिया के सेंटर से लगा रहे हैं, मतलब ये तीनों HA, HB, HC अपना जगह छोड़ रहे थे, बट नाइट्रोजन नहीं छोड़ रहा था। सब में नाइट्रोजन क्या था? कॉमन। सिर्फ HA, HB, HC घूम रहे थे, नाइट्रोजन तो सेम है ना। नाइट्रोजन अपने प्लेस पे देखो, सिर्फ HA, HB, HC ही घूम रहे हैं। तो ये हमारा नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अनशिफ्टेड आइटम 1। सिग्मा वी जब लगा रहे हैं तो आप खुद देख लीजिए, इसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स? 1 और 2 के बीच से जा रहा है, इसमें भी 1 और 2, इसमें भी 1 और 2, सिर्फ 1 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन, बाकी सब शिफ्ट हो जा रहा है। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड आइटम इसमें कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है। टाउ आर आर कैसे निकालते हैं? दोनों को इंटू करके, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड आइटम इंटू कैरेक्टर ऑफ आर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो बस क्या करना है? इनको इंटू करना है। 3 4 12, ये 0 2 1 2, तो 1202 हमारा आना चाहिए, ठीक है। 1202 आ गया हमारा। अब निकालना है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है ना। उससे पहले हम लोग क्लासेस पे ध्यान देते हैं। C3V क्या है? नॉन एबेलियन ग्रुप। C3V क्या है हमारा? नॉन एबेलियन ग्रुप। रिवाइज कर ले, हमारे सिर्फ 6 एलिमेंट्स थे जो एबेलियन में थे, उनके अलावा सारे के सारे नॉन एबेलियन ग्रुप में थे। कौन से? हमारे CN, SN और CNH। C2V, D2 और D2H हमारा क्या था? एबेलियन ग्रुप में था, बाकी सारे के सारे नॉन एबेलियन ग्रुप में थे, है ना। तो C3V क्या है? नॉन एबेलियन ग्रुप। नॉन एबेलियन ग्रुप में क्या था हमारा? नंबर
तीन, पीछे भी वैसे ही कराना था, तीन क्लासेस है और कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप या फिर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर बोल रहे थे ना, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या है 6 है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अभी कैलकुलेट किए, बट क्लासेस कितने हैं, सिर्फ 3। क्यों 3 है, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो सेम है, तीनों सिग्मा भी सेम है, दोनों C3 सेम है, तो इसलिए उनको एक ही क्लास में लिखा जाता है, इसलिए नॉन एबेलियन ग्रुप्स है। तो जितने यहाँ पे क्लासेस रहेंगे उतना ही यहाँ पर भी रहेगा, तो इसलिए A1 A2 और E क्या है, देखो जहाँ पे A B ये सब आता है ना, ये क्या रहता है सिंपली डिजेनरेट, ये सब लिखते जाना, ठीक है, जो मैं इरेज करते जा रही हूँ पॉज करके लिखते जाइए। E क्या है हमारा डबली डिजेनरेट, और T क्या है ट्रिपली डिजेनरेट, ट्रिपली डिजेनरेट। तो हमेशा यहाँ पर जब भी लिखेंगे, ये E का मतलब आइडेंटिटी है, इसको इसके साथ कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, ये तो अपना आइडेंटिटी वाला है, ये अलग है, इसके साथ कंफ्यूजन मत करना। ये डब्ल्यू डिजेनरेट वाला है, ये सारे क्लासेस हैं। देखो A1 के सामने 1, A2 के सामने 1, क्योंकि ये सिंगली डिजेनरेट है। E के सामने 2 है, क्यों, क्योंकि वो डबली डिजेनरेट है। E के सामने 2 है क्योंकि वो डबली डिजेनरेट है, ये याद रखना। ट्रिपलेट डिजेनरेट के सामने E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। ये मैं फिर इरेज कर रही हूँ, लिखना है तो लिख लो। जब हम लोग आइडेंटिटी वाला कॉलम लेते हैं तो जो सिंगली डिजेनरेट है वहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर ट्रिपलेट के सामने 3 रहता है हमेशा। कई बार आपको क्वेश्चंस में जब आप लोग पीवाईक्यूज देखोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए या कौन सा सही आएगा ये आप लोगों को लिखने के लिए दिया हुआ है, तो ये जरूरी है पहली चीज। अब इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले A1 का निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे 1 ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, कितना 6, ब्रैकेट में क्या क्या आएगा नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द क्लास, कैरेक्टर ऑफ द क्लास और इनटू हमारा कैरेक्टर ऑफ आर। ये E मतलब E के सामने कुछ नहीं है तो 1 इंटू 1 इंटू 12, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है 2 इंटू ये क्या है 1, 2 इंटू 1 इंटू 0, प्लस क्या है यहाँ पे 3 इंटू 1 इंटू 2, 3 इंटू 1 इंटू 2। समझ में आ गया ना कैसे करना है। ये हो जाएगा 1/6, 12 प्लस 0 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3A1। क्लियर हो गया। अब निकालेंगे A2 का, कैसे निकालेंगे 1/6, फिर से 1/6 लिखना है तो 1/6 लिखे। अब E के सामने कुछ नहीं लिखा है, 1 इंटू 1 इंटू 12, ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 12, फिर क्या लिखेंगे 2 है ना, 2 इंटू 1 इंटू 0, 2 इंटू 1 इंटू 0, प्लस क्या लिखेंगे 3 इंटू -1 इंटू 2, 3 इंटू -1 इंटू 2, ये क्या हो गया 1/6 बाई पहले 12, फिर दूसरे वाले में 0 और ये तीसरे वाले में एक -1 है तो क्या हो जाएगा -6, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 6/6 मतलब सिर्फ 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारा A2। फिर क्या हुआ E आ गया, है ना, E देखेंगे तो 1/6, अब कुछ नहीं है तो 1 इंटू 2 इंटू 12, 1 इंटू 2 इंटू 12, प्लस 2 इंटू -1 इंटू 0, 2 इंटू -1 इंटू 0, प्लस 3 इंटू 0 इंटू 2, 3 इंटू 0 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1/6, 12 2 24 प्लस 0, तो ये कट गया तो क्या हो जाएगा 6 4 24 मतलब 4E। तो हमारा जो इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या आया 3A1 प्लस A2 प्लस 4E, ये आ गया हमारा इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन NS3 का। एक बार आप लोग देख लीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा क्या करना है। कोई भी क्लास के सामने जो ऑपरेशन है E के सामने कुछ नहीं लिखा तो 1, C3 के सामने 2, सिग्मा V के सामने 3, उसको किससे इंटू करना है A1 जब ले रहे हैं तो A1 के कैरेक्टर से, A2 जब ले रहे हैं तो A2 के कैरेक्टर
फिर टाउ आ रहा है मतलब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन तो सेम ही है 12 0 2, ठीक है 12 0 2 12 0 2 12 0 2 10 इंटू हुआ है ना। तो ये आ गया हमारा 3a1 प्लस a2 प्लस e। अब क्या निकालने हैं, सारे के सारे मोड्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो क्या पता है हम लोग को, टोटल 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है। तो NH3 में कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 4, तो 3 into 4 कितना हो गया 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया हमारा, जिसमें से वाइब्रेशन मोड कितने हैं 3n-6। 3n-6 क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि ये नॉन लीनियर है। 3n-6 इसलिए लिया क्योंकि ये नॉन लीनियर है। तो 3 into 4 - 6 कितना आ गया, 3 4 से 12, 12 में से 6 गया तो बचा 6, है ना। 12 में से 6 गया तो 6 बचा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 6। तो ये आ गया हमारा टोटल वाइब्रेशनल मोड्स, ठीक है। काउंट कैसे करते हैं ये A1 और A2 क्या है, सिंगली डिजेनरेट, तो ये हो जाएगा 3 into 1 और ये हो जाएगा 1 into 1। E क्या है, डबली डिजेनरेट, तो 4 into 2, 4 2 सा ये पड़े 3 1 सा 3, फिर ये 1 और 4 2 सा 8, 8 9 10 11 प्लस 1 टोटल कितना हो गया देख लो 12। कल भी ऐसे ही कैलकुलेट करवाई थी ना, ये हो गया 12। अब कैरेक्टर टेबल पे ध्यान देते हैं। पहले वाले में ट्रांजिशनल है, दूसरे वाले में रोटेशनल है, तीसरे वाले में ट्रांजिशनल और रोटेशनल दोनों है। पहले वाले में ट्रांजिशनल, दूसरे वाले में रोटेशनल, तीसरे वाले में ट्रांजिशनल रोटेशनल दोनों में है। ये आ गया A1, तो 3a1 में से A1 गया तो बचा 2a1, A2 एक ही था कुछ भी नहीं बचा। 4e में से 2e चला गया तो कितना बचा 2e। अगर ये टेबल समझ में नहीं आ रहा है तो समझा देती हूँ। आप लोगों को जो भी चीज़ नहीं समझ में आता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल दीजिएगा, ठीक है। ये है 3a1 जिसमें से एक a1 कहाँ चला गया ट्रांजिशनल में, तो बचा 2a1। यही चीज़ मैंने आपको लिखा है देख लो, 2a1 यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है A2, A2 कहाँ पे है रोटेशनल में आ गया, तो A2 - A2 कितना हो गया 0। अब नेक्स्ट क्या है 4e, 4e में से एक e रोटेशनल में एक e वाइब्रेशनल में, तो कितना बचा 2e बच गया। ये आपका कैलकुलेशन हो गया 2a1 ये 0 और ये 2e, ठीक है। कैसे पता चला, यहाँ पे z है, यहाँ पर x y है, मतलब A1 जो है वो ट्रांजिशनल है, यहाँ R करके लिखा है मतलब A2 रोटेशनल है। तो मैंने बस एक एक दोनों जगह में लिख दिया, A1 ट्रांजिशनल में A2 रोटेशनल में, और इसमें दोनों में, ठीक है। अब नोट करने वाली बात क्या है कि E यहाँ पे डबली डिजेनरेट है, यही कैलकुलेशन मैं आप लोगों को करके बताई हूँ अभी, है ना। क्या कि E डबली डिजेनरेट है तो ये कैलकुलेशन कैसा होगा 3 into 1 प्लस 1 into 1 प्लस 4 into 2। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इस तरह से हमारा वाइब्रेशनल मोड क्या निकल के आ गया 2a1 प्लस 2e। तो हमारा वाइब्रेशनल मोड आ गया 2a1 प्लस 2e, जिसमें से एक a1 प्लस e बेंडिंग में है और एक a1 प्लस e किसमें है स्ट्रेचिंग में है। स्ट्रेचिंग में सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, ठीक है। A1 सिमेट्रिक ही रहता है, E एसिमेट्रिक, वैसे ही बेंडिंग में भी A1 सिमेट्रिक और E एसिमेट्रिक। अब E क्या है डबली डिजेनरेट है, और मैं आपको लोगों को बताई थी कि जहाँ पे A1 आता है, जहाँ पे टोटली सिमेट्रिक मोड आता है, वो सारे में क्या रहता है पैरेलल वाइब्रेशन पोलराइज्ड रहता है ना। कैसे ये देखो, A1 में ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1, A2 में +1 +1 -1, E में 2 -1 0। A1 ही ऐसा रहता है जिसमें सारे के सारे +1 रहते हैं, इसलिए ये हमेशा क्या रहता है हमारा क्या बोलते हैं पोलराइज्ड रहता है, ठीक है। A1 को हम लोग क्या बोलते हैं टोटली सिमेट्रिक, और यही क्या रहता है पोलराइज्ड रहता है। टोटली सिमेट्रिक मोड या फिर पोलराइज्ड मोड इसी को बोलते हैं।
ई क्या है, ई में भी देखो एक कैरेक्टर क्या है हमारा नेगेटिव, तो ये क्या है डीपोलराइज्ड और परपेंडिकुलर वाइब्रेशन प्लस डबली डिजेनरेट है। सारे के सारे रमन और आईआर एक्टिव है, सिर्फ A2 है ऐसा जो नाइदर रमन नॉर आईआर। कैसे पता चला ये चीज मुझे कि A2 ना ही रमन है ना ही आईआर है? अब देखो कल जो लिखवाई थी उसको याद करो और यहाँ पे देखना, जो A2 है इसमें कोई भी ट्रांजिशनल नहीं है, नो ट्रांजिशनल मोशन, मतलब आईआर नहीं है। आईआर तभी रहता है जब ट्रांजिशनल रहता है। दूसरी बात यहाँ पे फोर्थ कॉलम खाली है, मतलब कोई भी आईआर नहीं है और कोई भी रमन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांजिशनल नहीं है और प्लस वहाँ पे फोर्थ कॉलम खाली है। यहाँ पे देखो फोर्थ कॉलम में बाइनरी इक्वेशन है और यहाँ पे XYZ है, तो ये दोनों आईआर और रमन दोनों एक्टिव है, बट ये वाला ना आईआर एक्टिव है और ना ही रमन एक्टिव है। आई होप आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा। तो वाइब्रेशनल मोड कितने, 2 into A1 मतलब 1 plus 2 into 2, 4 2 2 4 plus 2 6, तो उसमें से 6 आईआर एक्टिव है जो 4 आईआर बैठ देते हैं, क्योंकि जब हम लोग बैंड की बात करते हैं तो हर एक डबली डिजेनरेट का एक बैंड हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, A2 जो है वो नाइदर आईआर एक्टिव है ना ही रमन एक्टिव। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कैसे होगा रमन का, जब तीनों हाइड्रोजन को पकड़ के नीचे खींच दिए। ठीक है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कैसे होगा, किसी को पकड़ के खींच रहे हैं, किसी को पकड़ के दबा रहे हैं, इसको ये हाइड्रोजन को खींच दिए, इसको छोटा कर दिए, दबा दिए, ये हाइड्रोजन को खींच दिए, ये नाइट्रोजन को कहीं और खींच दिए, ऐसे पकड़ के सब तरफ अलग अलग तरफ से खींच रहे हैं, तो उसका शेप ही NH3 की तरह नहीं दिखेगा। सिमेट्रिक बाइंडिंग मतलब तीनों के तीनों हाइड्रोजन को पकड़ के मैं एक ही साइड में घुमा रही हूँ। ठीक है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन को पकड़ के इधर घुमा रही हूँ और नाइट्रोजन को इधर, तो ये क्या होगा, ये ऐसे सिमेट्रिक बेंडिंग। ठीक है, ऐसा था ना टू एंड फ्रो ट्विस्ट मोशन, ये सब क्या था, सिमेट्रिक बेंडिंग। एसिमेट्रिक बेंडिंग में क्या होगा, एक हाइड्रोजन को इधर, एक हाइड्रोजन को इधर, एक हाइड्रोजन को उधर, दूसरे डायरेक्शन में, है ना। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन इधर आ गए पास, ये दूर चला गया, तो अब क्या होगा, पूरा इसका शेप खराब हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक बेंडिंग। सिमेट्रिक मतलब जिसमें NH3 जैसा वैसे ही दिख रहा था, भले ही थोड़ा बड़ा हो गया हो, थोड़ा मैग्नीफाई हो गया हो, थोड़ा घूम गया हो, बट NH3 जैसा ही दिख रहा है। बट एसिमेट्रिक जब होता है तो उसका चेहरा पूरा ऐसा खराब कर देते हैं कि NH3 है कि नहीं आपको पता लगा पाना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, टोटल वाइब्रेशनल मोड्स ये आपका कल का है, सॉरी ये इसका है H2O वाला। अब NH3 का पॉइंट ग्रुप C3b, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 6, नंबर ऑफ क्लासेस 3, नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3, टोटल मोड्स हमारे कितने 12, रोटेशनल मोड्स कितने थे 3, ट्रांजिशनल 3, वाइब्रेशनल 6 और 6 12 हो गए ना। रमन एक्टिव मोड्स सारे रमन एक्टिव थे, सारे ही आईआर एक्टिव थे, है ना। पर मोड्स कितने थे इसमें, 4 बैंड्स थे, सॉरी अगर आईआर एक्टिव बैंड्स बोलेगा तो 4 रहेंगे और आईआर एक्टिव मोड्स बोलेगा तो 6। टोटली सिमेट्रिक मोड कितने थे, 2 A1 थे ना, रमन पोलराइज्ड वही 2, डीपोलराइज्ड में 4 क्योंकि 2 E थे, और ये क्या है रमन पोलराइज्ड में 2 A1। टेबल ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। पोलराइज्ड में A1 2 और डीपोलराइज्ड में ये दोनों, तो एक E का 2 मानते हैं ना, ये 4 हो गया। ठीक है, सेम आप लोग के लिए होमवर्क है, क्या POCl3 का आप लोग करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आएगा। देखो कैरेक्टर तो सेम रहेगा, E के नीचे 3, C3 के नीचे 2 और सिग्मा V के नीचे क्या रहेगा हमारा 1, है ना। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स मतलब पहले POCl3 जो है ये भी एक्चुअली C3b पॉइंट ग्रुप का ही है, तो आपको क्या करना है POCl3 का पता लगाना है, कुछ नहीं है बस POCl3 में इसके ऊपर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। तो इसका ऐसे देखा जाए तो देखो ये तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपको दिख ही नहीं रहा है, क्या दिख रहा है NH3 वाला मॉलिक्यूल ही दिख रहा है ना।
फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन, 3 क्लोरीन, टोटल कितने है ना। 2 C3 मतलब C3 जब हम लोग लगा रहे हैं तो कहाँ से लगाते हैं, बीच से। ये फॉस्फोरस और ये ऑक्सीजन को पकड़ के घुमाएंगे, तो अब कितने अनशिफ्टेड एटम है, एक फॉस्फोरस और एक ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों नहीं घूम रहा है। कौन घूम रहा है, सिर्फ तीनों क्लोरीन, अनशिफ्टेड एटम में 2। अब देखो जब हम लोग काटेंगे तो कहाँ से काटेंगे, ऑक्सीजन से कटते कटते, फॉस्फोरस से कटते कटते ये क्लोरीन भी कट जाएगा, तो ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और क्लोरीन तीनों कट रहा है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3। अब बस क्या करना है, इंटू 5 3 15, 2 0 0, 3 1 3, यहाँ क्या आएगा 15 0 3। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या आएगा, कंफ्यूज मत होना, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 6 ही रहेगा, चाहे कोई सा भी C3 भी हो, कोई भी मॉलिक्यूल लेके आओ 6 ही रहेगा। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हमारे पॉइंट ग्रुप पे निर्भर करता है, तो ये चीज हमारा हमेशा सेम रहेगा। ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, आप POCl3 का मुझे करके बताएंगे कि क्या आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ 4-5 क्वेश्चंस देख लेंगे, POCl3 का मॉलिक्यूल देख लेंगे। अगर आपको और कोई मॉलिक्यूल्स चाहिए तो वो भी आप लोग जल्दी से बता दीजिए, वो सारे मॉलिक्यूल्स का भी हम लोग ऐसे ही कैरेक्टर टेबल वगैरह पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक बना के सॉल्व करके देख लेंगे। आई होप पॉइंट ग्रुप का ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, क्योंकि हमारा मेन इंपॉर्टेंस कैरेक्टर टेबल है, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।